आज हमारे साथ मिस्टर सोलंकी जी हैं। इन्होंने हमें संपर्क किया है। संपर्क करने के बाद इन्होंने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाई है, हमें पैसे ट्रांसफर करवाए हैं और आज इनसे डिस्कस करेंगे, इनकी क्वेरी लेंगे और इनको मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सोलंकी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूम मीटिंग में। आपको थैंक मेरी यू तरफ सर। से नमस्कार है। नमस्कार सर। तो सोलंकी जी, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आम क्वेश्चन जो जनता से पूछा जाता है आपसे भी पूछा जाएगा कि आपको क्राउन इमिग्रेशन के बारे में कहाँ से पता चला। एक्चुअली सर मुझे कम्युनिकेशन के बारे में यूट्यूब से मालूम पड़ा सर। ठीक है, कब से हमारी यूट्यूब देख रहे हैं आप? 2015। अच्छा, 2015 से देख रहे हैं, तो आज आपने यस हमें सर। संपर्क किया है तो सर आपका उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, वो रीजन भी पूछेंगे। तो आपने ना मुझसे कोई डिस्कस की ना कुछ कहा, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज डाला, सर मैं आपसे यूम मीटिंग करना चाहता हूँ, पेड यूम मीटिंग में पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ। हाँ। तो आप इमीडिएटली यस हमसे सर। मीटिंग करें। तो आई थिंक यस हमारे सर। अकाउंट डिपार्टमेंट ने आपसे संपर्क किया है। करने के हाँ। बाद पेमेंट आने के बाद आपने जो टाइम बताया था अपना कन्वीनियंट, उसके अकॉर्डिंग हम ये मीटिंग कर रहे हैं। तो यस सोलंकी सर। जी, सबसे पहले यही पूछेंगे, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मुंबई। मुंबई। तो आप पूछिए और हमें भी बताइए कि 2015 से फॉलो कर रहे हैं तो इमीडिएटली आपने कैसे जजमेंट कर लिया कि हम आपका काम कर सकते हैं। तो अपनी क्वेरी भी हमें बताइए सर। सर मतलब मेरा प्रोफाइल बहुत वीक है। ठीक है। अ, तो अगर आप पहले प्रोफाइल पूछे तो फिर मैं आपको बता दूं कैसे क्या। ठीक है, चलो प्रोफाइल ले लेते हैं पहले आपकी। तो आपकी सर एज क्या है? 28। 28। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? सर बीकॉम। बीकॉम में कितने बैचलर। परसेंटेज हैं? 63.66। तो 10th 12th में क्या रहे हैं आपके परसेंटेज? सर मैं 10th 2011 में कंप्लीट किया हूँ 53.64% के साथ। तो कितना कितना और 50? 53.66। और 12th? 12 सर 47.16। वो 2013 में कंप्लीट किया 12th में। ठीक है, तो आपकी ये ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई, 2016 में? 2021 अगस्त। तो इसमें भी काफी गैप रहा। यस सर। उसका उसका रीजन सर ये है कि हम्म। 13 के बाद मैंने मतलब एडमिशन लिया था बीएमएस में। ठीक है। बट मुझे फर्स्ट सेम में 3 केटी लग गई थी। और ठीक है। सेकंड सेम में मुझे 4 केटी लग गई तो 7 केटी हो गई थी, तो ठीक। उसमें मेरा ड्रॉप आउट हो गया था। तो मैंने घर पे पता नहीं कि मैं ड्रॉप आउट हुआ। मैंने बोला नहीं नहीं मैं पास हूँ। फिर नहीं 15 में नहीं, बता दिया कि नहीं। आपने 12th कौन सी स्ट्रीम से की है? बीको कॉमर्स। तो आपने जो एडमिशन लिया था, जो ड्रॉप आउट किया है, वो कौन सा प्रोग्राम दिया था? बिजनेस मैनेजमेंट बीएमएस। बैचलर ऑफ बीएमएस। बिजनेस ओके ओके मैनेजमेंट। ओके ओके, मैं बीएएमएस समझता रहा इसको, नहीं। बैचलर इन होम्योपैथी उसमें भी कहते हैं ना। तो मैं बीएमएस वो समझा कि मेडिकल के स्टूडेंट ना हो। ठीक है सर। तो नहीं। अब बताइए सर, क्या पूछना चाहते हैं हमसे? तो क्या रहा प्रॉब्लम और आप इतनी लेट क्यों है? अच्छा ये सर प्रॉब्लम हुआ था 13 के बाद। मैंने 14 में 15 में मेरा प्लान था कि मुझे अब्रॉड जाना है एजुकेशन के लिए। हम्म। तो मैंने 50 मतलब 15 16 में मैंने आइट्स दिया था। उसके कितना बाद मैंने कितना मतलब आया था? वो टाइम में सर मुझे 6.5 बैंड आए थे। ठीक है। और वो टाइम में जब मैं फ्रैंकली होता तो मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा था। ठीक है। बट प्रॉब्लम ये था कि मेरा तब तक 4 साल का गैप हो चुका था। ठीक है। तो मैं हर कंसल्टेंट के पास जाता था, कंसल्टेंट बोलता था नहीं होगा क्योंकि प्रोफाइल भी कि आपका गैप बहुत बढ़ गया है। ठीक है। और तो मेरे 6.5% बैंड भी थे। ठीक है। उसके बाद मेरा फ्रेंड्स न्यूजीलैंड में, तो उसने मुझे बोला कि यार कि न्यूजीलैंड अच्छा है, आ जा इधर, तेरे को डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा लेवल 5 लेवल 6। ठीक है। तो तो मैंने फिर न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो अप्लाई करना स्टार्ट किया तो लॉकडाउन आ गया। ठीक है। तो लॉकडाउन आ गया तो लॉकडाउन के बाद पूरा प्लान पूरा चेंज हो गया। उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर सब बंद कर दिए। ठीक है। फिर सब जब हम्म। बॉर्डर्स खुले तो उस बीच में मैंने ना मतलब एक यूनिवर्सिटी, वाईबीएन यूनिवर्सिटी जो रांची में है, हम्म। मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया था। बट मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए वेट कर रहा था कि मुझे यहाँ पे एडमिशन मिले। तब तक लेट हो गया था क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट था वो टाइम पे, क्योंकि मुझे कंसल्टेंट ने बोला कि एक काम करो आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले लो ठीक ताकि है। आपका इजी हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने डेस्परेट में मैंने रांची में मैंने मतलब मेरे मामा रहते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे मतलब वहाँ पे एडमिशन दिला दिया। ठीक है। और वो यूनिवर्सिटी कुछ इतनी कुछ खास है नहीं है ठीक है। मतलब। तो वहाँ पे मैंने फिर एडमिशन लिया, मैंने फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी मैं किधर भी कनाडा के लिए जाता हूँ तो पब्लिक बोलती है, कंसल्टेंट बोलते हैं कि आपका 5 इयर्स का गैप है तो आपका 50-50 चांस है, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता। हम्म।
और न्यूजीलैंड के जो नए रूल्स आए हैं जो ग्रीन लिस्ट को लेके, उसमें मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है, क्योंकि रीजन क्या, उन्होंने ग्रीन लिस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है और जो बिजनेस वाले स्टूडेंट है उनको इतना इंपॉर्टेंस दी नहीं है। ठीक है। तो मुझे वो डाउट आ रहा है कि अगर मैं वहाँ पे अगर मास्टर डिग्री रहता भी हूँ तो 3 साल के बाद उधर वहाँ पे अभी जो न्यूज़ आ रही है कि आपको ओपन वीजा मतलब वर्क परमिट रिन्यू नहीं होगा। ये न्यूज तो फैक्ट है। सेटलमेंट पॉलिसीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही टाइट है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों कंट्रीज में। न्यूजीलैंड में तो बहुत ही ज्यादा टाइट है। पॉपुलेशन ही 50 लाख की पॉपुलेशन है। कितनी पॉपुलेशन मालूम है आपको? 55 लाख या 54 ऐसे कुछ हो गया। तो देखिए, ये है प्रमोटेड कंट्रीज, देयर इकोनॉमी इज डिपेंड ऑन द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बस तो मैं इनमें रिकमेंड नहीं करता हूं, बट अभी क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। जिसकी प्रमोशन ज्यादा है लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। अभी मैं आपको कहूं कि नीदरलैंड चले जाओ, सर वो कहेंगे वो नीदरलैंड कौन सी कंट्री है? फिनलैंड में चले जाओ, वो कहते फिनलैंड कौन सी है जहाँ पे रशिया ने अभी बम फेंकने हैं। अभी पता लगा लोगों को अभी लोगों को पता चला फिनलैंड के बारे में कि जहाँ पे बम फेंकने हैं रशिया ने, वो वाली कंट्री। तो लेकिन अगर आप उन कंट्रीज को देखते हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटीज को देखते हैं, अगर उनके पासपोर्ट की रैंकिंग चेक करते हैं तो तब आपको आइडिया हो सकता है। पर टॉप 10 में आती है। हाँ नहीं, टॉप 10 में, ये टॉप 5 में ही है। आप चेक करेंगे इनको, फिनलैंड को। हाँ, फिनलैंड टॉप 5 में है। हाँ, तो इनकी रैंकिंग चेक करेंगे, इनकी पर कैपिटा इनकम चेक करेंगे, तब आपको आइडिया होगा कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है। तो हाँ, मैंने ये सर कि फिनलैंड और ये सब के बारे में रिसर्च किया। मैंने आपके जितने भी वीडियोस देखे हैं ना, तो सब वीडियोस मेरे दिमाग में फिट है। लास्ट जो वीडियो आपको था 8 स्टूडेंट्स का था जर्मनी के अंदर, तो आपको उस वीडियो में बताया था कि करके जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बिजनेस और इनके रिलेटेड आने वाला है। तो मेरा आपसे यही रिकमेंडेशन है कि आप थोड़ा बिजनेस स्टूडेंट्स के बारे में बताइए। नहीं, देखिए मेन चीज पता है क्या है, जब हम रिजिड हो जाते हैं, जब हम स्पेसिफिक रहते हैं कि सर मैंने इसी कंट्री में जाना है, इसी लोकेशन में जाना है, तो फिर कोई भी ऑप्शंस नहीं मिल पाते। फिर उसमें क्या है, उसमें क्या है कि फिर मेरे जैसे पैसे कमाते हैं कि कोई बात नहीं, डेस्परेट है, पैसे लो, इससे कमाओ इससे। तो आई थिंक मुझे कुछ याद आ रहा है कि सोलंकी जी आपसे पहले भी बात हुई लग रहा है। नहीं सर, कभी नहीं मैंने आपको नहीं, मैं आपके वीडियोस देखे थे और मैंने शायद आपको 14-15 में एक बार है ना मैसेज डाला था कि करके मुझे सर ग्रेजुएशन के लिए कोई कंट्री बताओ। तो आपने बोला मुझे रोमानिया बताया था, बुल्गारिया बताया था और फिनलैंड बताया था। तो ऐसे है कि जो आपकी प्रोफाइल है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ कंट्रीज आपको रिकमेंड करता हूँ। देखो, न्यूजीलैंड में जाना है तो आपको नंबर ऑफ कंसल्टेंट मिलेंगे, उनको पैसा चाहिए, कहीं पे भी डालेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई रिजेक्शन भी मिलेगी। तो आप जे लेकर चलिए। आप FTS इतने पैसे साथ में लेकर जा रहे हैं, FTS समझते हैं? हाँ सर, लिविंग एक्सपेंस 20,000 न्यूजीलैंड प्लस इतनी की फीस लेकर जाते हैं। कितनी फीस आती है? आपने फीस भी चेक की होगी। 24,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स मास्टर्स के लिए। हाँ, 1 साल की, पर ईयर। जितनी फीस आपने बताई ना, इतनी फीस में क्या है, इसकी हाफ फीस में आपकी मास्टर हो जाएगी, साथ में आपके लिविंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे शेंगन कंट्रीज में। और सुनिए, और जो एक इस कंट्री की स्ट्रेंथ है, जो एक कंट्री है ये न्यूजीलैंड, उस जैसी आपको 26 कंट्रीज मिल जाएंगी। हाँ, जिसमें आप एक्सेस कर सकते हैं सब कंट्रीज। बाकी देखो, आपका स्किल क्या है, आपके अंदर पोटेंशियल कैसा है, वो आप ज्यादा डिपेंड करता है। जॉब हुई, वहां पे अपॉर्चुनिटीज हुई, उनको इन कैश आपने करना है। अभी आप मुंबई में बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल हब है इंडिया की, तो अभी वहां लोग आने के लिए क्रेजी है, मेरे जैसे भी, जब बॉम्बे में ऑफिस खोला जाए, कि वहां से बहुत क्वेरीज आती हैं। तो आप वहां पे भी कहें कि यार अभी मैं यहाँ पे सेटल्स नहीं हूँ, अभी फॉरेन में जाऊंगा, मैं वहां जाकर करूंगा, तो वहां पर भी यही स्ट्रगल्स हैं सर। बट मेरा मेन सर, आपको मेरा जो सर मेन मोटो है ना, मुझे पढ़ाई के बाद है ना PR चाहिए, जो मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। PR तो सिर्फ कनाडा जैसी कंट्री में ही है आज की डेट में इजी। सुन लीजिए, बाकी कंट्रीज में इट इज नॉट सो इजी कि अभी जाते ही आपको PR ऐसा कुछ मिल जाएगा। एवरी कंट्री हैव द स्टेप्स। शेंगन के अंदर क्या है, जितने भी मैं स्टूडेंट्स भेजता हूं, उसमें 80 से 90% स्टूडेंट्स तो आज तक ऐसे नहीं है कि जो अपनी स्टडी कंप्लीट करते हो वहां पे। वो जाते हैं, वहां पे जाने के बाद काम स्टार्ट कर देते हैं, जब कुछ नहीं होता फिर जाकर पुर्तगाल में पेपर बना लेते हैं अपने कि चलो पुर्तगाल जाकर पेपर बन ही जाएंगे, वहां पर लोगों को PR सिटीजनशिप सब मिलती है।
जितनी भी कंट्रीज है शेंगन की, उनके अंदर भी सेटलमेंट के ऑप्शंस हैं सबके। उनका क्राइटेरिया क्या है, हर एक कंट्री के पोस्ट स्टडी परमिट है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी पार्ट टाइम वर्क आप कर सकते हैं। अभी आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है, डिग्री के बाद दे आर गिविंग ए पोस्ट स्टडी परमिट कि हम आपको 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट देते हैं। आप इस दौरान अपना वर्क स्टार्ट कर लीजिए, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप वहां पे। ये देखकर चलिए, क्या न्यूजीलैंड में जाकर या कनाडा में जाकर स्टूडेंट बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा? उनके अंदर स्टार्ट करता है तो उसके लिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उन्होंने बताया कि मिनिमम इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी एज ए आपको एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर वीजा में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इन कंट्रीज में ऐसी प्रोविजन नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज में आप वहां पर गए, आपने 10-20 हजार यूरो में भी काम स्टार्ट किया है ना, यू विल बी कंसिडर एज ए वहां पर इन्वेस्टर वहां जाने के बाद स्टूडेंट। सर मेरा और एक ये है कि देखो अभी समझो हम शेंगन कंट्री आते हैं, हमारी एक मास्टर्स होती है और 1 साल का हमें वर्क परमिट मिलता है। अगर मेरे हाथ में जॉब है तो वो इजीली मेरा वर्क वीजा एक्सटेंड होता है शेंगन कंट्रीज में इजीली होता है। उनको दे नीड द, आप मार्केट के अंदर पढ़ रहे होंगे कि पोलैंड को कितने लोग चाहिए, कितने लोग पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, कितने लोग माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, कितने लोग चेक रिपब्लिक का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, कितने लोग हंगरी का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। तो वो वहां से लेबर लेकर जा रहे हैं, यहाँ से स्किल्ड लोगों को ले जा रहे हैं। तो आप ऑलरेडी इनसाइड ईयू कंट्रीज में हैं तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे वो। बट अभी कहानी क्या है कि आप कितने लोगों के साथ इंटरेक्शन में जाते हैं, कितने लोगों के साथ मिलते हैं, कितने लोगों को अपना रिज्यूमे भेजते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको तो लोगों की रिक्वायरमेंट है। अभी आप एक ही सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं, 5-7 पंजाबी हैं या अदर कंट्रीज के पाकिस्तानी बैठे उसी सर्कल में, यार जॉब नहीं है, आगे नहीं जाना, तो फिर वही उसी सर्कल में वो फार्म हाउसेस में काम कर रहे हैं, जहाँ ये रेस्टोरेंटों में काम कर रहे हैं, उसी सर्कल में रहते हैं। यू नीड टू सी द अनदर इंडस्ट्रीज आल्सो। वो कब देखेंगे? जब आपको नॉलेज होगा, आपको मालूम होगा कि मैं उसके बात तो करूं, डिस्कस करूं, स्टार्टिंग तो करूं मैं। तो ऐसे है। और सेकंड सर, हाँ सेकंड मेरा सर ये क्वेश्चन है कि देखो अभी शेंगन में जैसे कि अभी आप चेक रिपब्लिक में जाते हैं तो चेक पब्लिक लगती है पीआर के टाइम पे लेवल ए लगती है, A1 लगता है शायद। सब लैंग्वेज में, सब कंट्रीज में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, सब कंट्री पीआर के टाइम पे। कुछ कंट्री में सिटीजन के टाइम पे, पीआर के टाइम पे नहीं है। सिटीजन एट द टाइम ऑफ जब आपने, तो A1 क्या होता है? दिस इज द बेसिक लेवल। बेसिक कुछ भी नहीं है जिसमें आप ABC सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो मेरा कहना था सर ये कि मोस्ट सब कंट्री में मतलब A1 चाहिए, लेकिन सबका कैटेगरी अलग अलग है, किसी को B1 चाहिए, किसी को B2 चाहिए। A1 ही लेकर चलिए आप, डोंट वरी। पीआर के टाइम में A1 ही मैक्सिमम मांगती है सब कंट्री, मतलब मैक्सिमम कंट्रीज यही मांगती है। अच्छा, तो उसमें इश्यू नहीं रहता है कोई इतना इश्यू नहीं यार, आप इतने साल रह रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। कोई इतना, मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा हर्डल है। ओके सर। तो ऐसे और सेकंड थिंग सर, मुझे स्ट्रीम चेंज करना है। कौन सी स्ट्रीम में आना है? सर एक्चुअली है ना, मेरा ना मतलब इतना मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है मैथ्स और फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे स्ट्रीम चेंज करना है, या तो मास मीडिया हो गया या तो टूरिज्म हो गया, तो क्या मैं टूरिज्म मैनेजमेंट में आपको मिलने के चांसेस है मास्टर डिग्री के। अभी आपको कि मैंने सिर्फ जर्मनी में डालना है आपका जो केस है, तो जर्मनी में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में बहुत 20-30% चांसेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 100% मिल जाएगा। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। नहीं सर, मुझे जर्मनी का जाना ही नहीं है। अच्छा, तो मुझे ना पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही जाना है और एकदम कम प्राइस में आना है। सुनो, आपको मैं जो सजेस्ट करूंगा उन्हीं कंट्रीज के ऊपर आपने तवज्जो करनी है, बाकी छोड़ दीजिए क्या है क्या नहीं। आपने कंट्री है स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। स्लोवाकिया स्लोवेनिया में यू कैन पुट द एप्लीकेशन फॉर दीज टाइप ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस यू हैव ए मैक्सिमम चांसेस फॉर एडमिशन एज वेल एज फॉर वीजा। और आपका जो टेस्ट है इकोनॉमिकल चाहते हैं वो उसमें मिल जाएगा आपको। ओके सर। हाँ, अभी आप कहो कि नहीं मेरी प्रोफाइल को लाटविया में डाल दो, लिथुआनिया में डाल दो, मुझे मालूम है वहां से आपको वीजा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल उनके अकॉर्डिंग इट इज वेरी वीक प्रोफाइल। अभी आपको बजट अफोर्ड कर सकते हैं, फिनलैंड में यू हैव द चांसेस, इवन यू हैव द चांसेस इन नीदरलैंड, बट इफ यू कैन अफोर्ड द फीस
10,000 euro per year. In Finland, they have changed the policy for international students. I saw in your video last time. Yes. They have introduced the 2 years post-study permit. This is very advantage for them. But अभी आप कहेंगे सर वहां पे बम फेंक रहे हैं, रशिया वाले उठाएंगे, वो आप देखें। तो आपके हिसाब से अगर स्लोवाकिया, स्लोवेनिया या फिनलैंड नहीं होगा? फीस आपने अपनी फीस बताई है, जैसे अभी न्यूजीलैंड जा रहे थे तो न्यूजीलैंड में इतनी फीस अफोर्ड कर सकते तो देन आई विल रिकमेंड पुट द एप्लीकेशन इन नीदरलैंड और फिनलैंड। फिनलैंड और नीदरलैंड का कितना हो जाएगा बजट? वही वहां पे नीदरलैंड में अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी साथ में लेकर जाने पड़ेंगे आपको। 10,000 यूरो की फीस रहेगी, 10,000 यूरो के लिविंग एक्सपेंसेस, दिस इज कॉल्ड एफटीएस। हाँ, 20,000 यूरो का बजट हो। और फिनलैंड फिनलैंड में सिर्फ 10,000 की फीस है, बाकी यहीं पे दिखाने आपने अपने पेरेंट्स के अकाउंट में 8-9 लाख रुपया बैंक में 8-9 लाख। चेक में मेरा केस स्पीक है ना, चेक के लिए देखो ऐसे केसेस को मिला भी है, रिफ्यूज भी हुए हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा चेक का मैंने थोड़ा ज्यादा मतलब रिसर्च किया कि सेंटर ऑफ द यूरोप है। नहीं सर, आप जो कंट्रीज मैंने सजेस्ट की उसको देखिए, छोड़ दीजिए बाकी। मैंने फिर बताया ना, प्रमोटेड है। जो चीज ज्यादा प्रमोशन हो, चेक में डालो, पोलैंड में डालो, माल्टा में डालो, न्यूजीलैंड में डालो, जो मैंने बताया ना उसमें देखिए। फिनलैंड और अगर अप्लाई करना रहेगा तो सर कौन से इंटेक में अपना होगा फिर? अभी अप्लाई करिए, अभी आपको आई थिंक सो स्लोवेनिया में मिल सकता है, स्लोवाकिया में आई नीड टू चेक कि अभी सितंबर इनटेक मिल पाएगा या नहीं। और सर मैंने आईटीएस भी दिया हुआ, मैंने 6 पॉइंट है और एक में 5.5 है। कोई बात नहीं, आप डालिए विदाउट एनी प्रॉब्लम, और वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड पुट द एप्लीकेशंस देयर। स्लोवेनिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। ओके सर, और फिनलैंड के लिए फिर आप बताओगे? मतलब फिनलैंड को भी एक टाइम में कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि जो अभी न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी आए फिनलैंड के लिए, तो उससे मैं थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट हुआ हूँ। मतलब तो फिर ऐसे है कि आप इमीडिएटली अप्लाई करिए। 16 सितंबर ऑलरेडी हो चुकी है, 16 मई ऑलरेडी हो चुकी है, अभी सितंबर इनटेक में जाना है हमने। तो हमारे पास देयर इज नो एनी, अभी हमारे पास 90% यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज शेंगन की जो अच्छी कंट्रीज है, दे ऑलरेडी क्लोज्ड। हाँ, और सर सेकंड थिंग, मैंने यूरोप के बारे में ये भी रिसर्च किया कि अगर आपकी जो मास्टर्स है 2 साल की, आप उनको एक्सटेंड करा के 3 या 4 इयर्स की भी कर सकते हो, ऐसे भी होता है क्या? वो तो प्रोविजन एवरीवेयर है। अच्छा, वो यूरोप किधर भी है, सब कंट्रीज में मैक्सिमम है। अभी इंडिया के अंदर अगर आप अपनी बैचलर नहीं कर पाते मुंबई यूनिवर्सिटी में, व्हाटसएवर यूनिवर्सिटी में थे, तो नेचुरली आप 4 साल लगाकर करेंगे, वहां पे आपकी रिपेयर आ जाती है, कुछ आता है। तो उसका चार्ज हमें अलग से पे करना पड़ता है? नहीं, दैट इज डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी सर। ऑफ कोर्स दे विल टेक, अभी एक्स्ट्रा लेक्चर लेने हैं, आप फेल ही हो चुके हैं, आप बीमार थे, वो दिस इज डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि वो फीस लेगी दोबारा या आपको उसी फीस में पढ़ाएगी, क्या करना है सर। ओके सर, तो मेरे लिए फिलहाल अभी ये 3 कंट्री में से ऑप्शन में से मैं चूज करके मैं फिर आपको बताता हूँ फिर कैसे। और इमीडिएट डिसीजन लेना है, अगर इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना तो नेक्स्ट जैन इनटेक ना। प्रोबब्ली सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं जैन इनटेक ही देख रहा हूं 2023 का। हाँ, जैन इनटेक में सिर्फ 50% चांस ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, क्योंकि सितंबर मेजर इनटेक है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज मैक्सिमम प्रोग्राम्स ओपन रहते हैं। दिस इज अ ड्रॉबैक इन जैन इनटेक। और सोलवेनिया का इनटेक नहीं मिलेगा हमें? नहीं मिल पाएगा, जैन का नहीं है, उनका एक ही इनटेक है, उनका सितंबर का। इसी फिनलैंड का चाहिए तो हमें मिलेगा फिनलैंड का। फिनलैंड में मास्टर प्रोग्राम्स के लिए इट इज लॉट ऑफ कंपटीशन आल्सो, ये भी माइंड में लेकर चलना। और सेकंड थिंग सर, इंटर्नशिप वाला प्रोग्राम मिलेगा हमें? अभी आपके प्रोग्राम में इंटर्नशिप इंक्लूड होगी तो 100% मिलेगा। ओके, अभी इंटर्नशिप है ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूंगा सर। यस सर, समझिए। तो ठीक है सोलंकी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने रजिस्ट्रेशन भी हमसे करवाया था, आपको ऑप्शंस भी मैंने प्रोवाइड कर दिए और मैक्सिमम बेनिफिट्स देने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो मुंबई में बैठे हैं, कभी मिले नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वहां पे मल्टीनेशनल, और आपने एक छोटी सी तुच्छ कंपनी, जो छोटी सी कंपनी है क्राउन इमिग्रेशन, उसके ऊपर ट्रस्ट किया है और वहां से बात करें, बहुत अच्छा लगता है। आपके मोटिवेशन और आपके ट्रस्ट के कारण ही हम ये सोचते हैं कि बढ़िया काम करें। सच्चाई बोलने से भी पैसा मिलता है, तो झूठ क्यों बोलना है? यस सर, नहीं बराबर सर। इधर मैं बहुत घुमा, बट इधर कंसल्टेंट बहुत बड़ा पैसा आपको ये पैसे के बगैर कोई नहीं करेगा। हम भी इसी चीजों से गुजरे हुए हैं।
और लेकिन हमने पैसा ले लिया तो हम पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बाकी देखो किस्मत, जहाँ कुछ चीजें होती हैं वो मेरे हाथ में नहीं होती, एम्बेसीज के हाथ में होती हैं। लेकिन मेरी तरफ से अगर मेरी सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम है, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन। कि हाँ मैं आपका फोन नहीं उठा रहा, आपको मैं डे बाय डे अपडेट नहीं कर रहा, आपकी प्रोफाइल कहाँ पर पहुंची है, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल सर। और सर आपका चार्जेस कितना रहेगा फिर? सर हमारे चार्जेस हैं, जो भी ट्यूशन फीसेस डाल के हम 1500 यूरो से लेकर 3000 यूरो तक की फीसेस लेते हैं सर। ओके सर। लेकिन हमारे 70 से 80% जो फीस है आपका, जो वीजा के बाद है, वीजा जब आएगा दैट टाइम वी विल टेक इट। लेकिन डिपेंड है कंट्री टू कंट्री क्या सर्विसेज आप हमसे ले रहे हैं। लेकिन व्हाट्सएवर जो लोकल एक्सपेंसेस हैं आपके, कोई एप्लीकेशन फीस है, कोई यूनिवर्सिटी की फीस है, यू नीड टू ट्रांसफर एट योर ओन, कोई एम्बेसी फीस है, यू नीड टू गिव देम। तो हमने अपनी जो चार्जेस हैं, जब वीजा आएगा तो दैट टाइम आई विल टेक, वो हम सेटल करते हैं केस देखने के बाद कि क्या आपसे ले। ओके सर। तो ठीक है सोलंकी जी, तो फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर सकते हैं, लिख के मैसेज भेज सकते हैं, तो मैं फिर ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।